नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं। जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मछली पालन करके किसान कमाए अच्छी आय। आलू की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई। किसान भाइयों, कल के अंश में आपने देखा कि मछली बीज उत्पादन कैसे एक अच्छी आय का जरिया है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको मिलवाते हैं जिला भोपाल के प्रगतिशील किसान फारूक खान से, जो मछली बीज के संचयन और देखरेख पर अपने सुझाव साझा कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और सुनते हैं इनके अनुभवों को। मैंने 4 एकड़ के अंदर तकरीबन तालाब बना रखे हैंगे। कुछ के अंदर मेरे रेयरिंग पॉन्ड हैंगे और कुछ के अंदर मैं मछली को तैयार कर रहा हूँ, बड़ी कर रहा हूँ। मतलब हम लोग जो हैंगे पंगे सेस के साथ रिकमेंड करते हैं अमूर कार्प को, या फिर अपनी ग्रास कार्प को करते हैंगे, या फिर कतला कर देते हैं। तो किसान भाई, ये होता क्या हैगा कि ये जो वैरायटीज़ हैंगी, ये जो हैं अपनी जो पंगास, जो भी अपनी हगास होती है, पंगास के जो वेस्ट होता हैगा, उसको खाकर ये मछलियाँ बढ़ती हैं। क्योंकि पंगेसिस तो हमने डाली होती है, उसको हम लोग दाना खिलाते हैंगे। उस दाने के जो भी वेस्ट दाना मछली जो खाती हैगी, उसका जो वेस्ट बचता हैगा वो ये मछलियाँ खा लेती हैंगी, और जिसके वजह से इनके अंदर ग्रोथ काफ़ी तेज़ आती हैगी और ये मछलियाँ जो है बिना दाना खाए बढ़ जाती हैं। तो जैसे कि अगर हमने 10,000 पंगेसिस डाली होती हैं किसान भाइयों, तो उसके साथ हम लोग 2,000 ये अपनी ये तो होती है IMC या इन मछलियों को डलवा देते हैंगे। तो होता क्या है किसान भाइयों, इससे कि वो मछलियाँ हमें फ्री में पड़ जाती हैं। जो भी उनका जो निकलती हैं, तैयार होकर माल जो निकलता हैगा, वो हमें एक्स्ट्रा का हमारी इनकम हो जाता हैगा। उससे क्या होता है किसान भाइयों, जो हमारे खर्चे होते हैंगे, उसकी जो भी लागतें होती हैं मछली पालन के अंदर, वो हमारी लागतें इसमें कम हो जाती हैं इसको मछली को पालने से। किसान भाइयों, आपकी मछलियों का कम समय में अच्छा विकास हो और लागत खर्च भी कम आए, इसके लिए मछलियों की आहार व्यवस्था किस तरह से होनी चाहिए, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। भाइयों, हम जो बच्चा लेके आते हैं फ्राई साइज़ का बच्चा, और उसको तालाब में जो हम भोजन डालें, वो उसके लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं कि सरसों की खई ले लें हम लोग तकरीबन 5 किलो करीब, और 5 किलो करीब अपनी जो है कि राइस पॉलिश जो आता हैगा वो ले लें किसान भाई हम लोग, और वो उनको दोनों को मिक्सअप करके, और अपनी जो हैगी अगर मूंगफली खली मिल जाए किसान भाइयों, तो ये तीनों को मिक्स करके हम उसके अंदर एक झोला बना लें। 5 किलो करीब, एक 5 किलो या 7 किलो का एक झोला टाइप का प्लास्टिक का बोरी जैसी ले लें। उस बोरी के अंदर इस सब चीज़ों को भर दें हम लोग किसान भाइयों, और किसान भाइयों इनको भर के हम लोग जो हैंगे किसान भाइयों, उसको हम लोग तालाब में लटका देते हैंगे। तो इसमें बारीक बारीक से छेद कर देते हैं किसान भाइयों। इससे क्या होता है कि उसकी जो मछली जो है भोजन अपने हिसाब से वो लेती रहती है, इसमें से लेती रहती है बोरियों में से। और किसान भाइयों, मछलियों का जो दाना होता है वो कई कंपनियां बना रही हैंगी, और उन दानों को अपन लेके उस दाने से भी मछली को अपन पालन कर सकते हैंगे। किसान भाइयों, मछली पालन से अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए तालाब का सही तरीके से प्रबंधन करना जरूरी होता है। तो इसके लिए आप कौन कौन से कार्यों को करें, आइए जानते हैं इसी प्रगतिशील किसान से। और किसान भाइयों, हमें पशु पक्षियों की सभी ध्यान रखना पड़ता हैगा। उसके लिए किसान भाइयों, जो बुगले वगैरह हुए या किंगफिशर वगैरह हुए, ये जो हैंगे ये ऊपर से मछली को उठा लेते हैं आके पानी में डुबकी मार के। और इसके लिए किसान भाइयों हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर नेट लगा देते हैं। एक मच्छरदानी आती हैगी, उसको हम लोग किसान भाइयों मैंने लगाई है किसान भाइयों उसको। उससे क्या होता है कि मच्छी ये जो है पक्षी हैंगे ये तालाब के अंदर नहीं जा पाते हैंगे। और साइडों के अंदर किसान भाइयों हमें नेट लगा देना चाहिए। जो मच्छरदानी आती हैगी वो सस्ती पड़ती है किसान भाइयों हम लोगों को,
और वो मच्छरदानी के जो रोल आते हैं वो हम लोग तालाब के आसपास लगाते हैं, जिसकी वजह से सांप मेंढक वगैरह जो हैं वो अंदर नहीं जाएंगे हमारे तालाब के अंदर। तालाब के का जो पानी हैगा उसका पीएच मान 7.5 से लेकर 8.5 के बीच में रहना चाहिए। ये पर्याप्त होता हैगा मछली पालन के लिए। और इसके अंदर किसान भाइयों हमें अमोनिया चेक करते रहना चाहिए। अमोनिया जो हैगा 0.25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बढ़ता है तो उसके लिए जो दवाएं आती हैं उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे अमोनिया कम हो जाता हैगा। और किसान भाई अगर आपके तालाब के अंदर अगर अमोनिया की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है, तेज़ हो गया है, तो अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है, तो उसके लिए किसान भाइयों आपको पानी जो हैगा एक तरफ से निकालिए और एक तरफ से उसमें पानी डाला करिए। उससे क्या होता है कि पानी का जो हैगा रोटेशन होता है, तो इस वजह से पानी के अंदर जो भी गैसेस होती हैं वो निकलती चली जाती हैं उससे। और मछलियों को जो हैंगी वो आपकी जो खाना बंद कर देती हैं किसान भाइयों, अगर अमोनिया बढ़ जाता हैगा, और उसमें ग्रोथ भी नहीं आती हैगी। तो हमें समय समय पर दाना डालते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि मछलियाँ पर्याप्त मात्रा में दाना उठा रही हैं या नहीं उठा रही हैं। इस टाइम ठंड का मौसम आ रहा हैगा, तो किसान भाइयों हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो तालाब है उसका पानी तकरीबन 7 फीट से कम ना हो। 7 फीट के इस वजह से रखते हैं किसान भाइयों की 2 फीट 1.5 फीट के अंदर पानी जो हैगा ऊपर का ठंडा रहता हैगा, और नीचे का जो पानी रहता है किसान भाइयों वो गर्म रहता हैगा। और इसकी वजह से किसान भाइयों हमें अपने तालाब के अंदर रात के अंदर ख़ास तौर से हमें रात में मोटर चलाना चाहिए। रात भर मोटर चलती है तो किसान भाइयों ठंडे पानी के अंदर जो हैगा हमारा जो मोटर का जो पानी आता है वो गर्म आता हैगा, और जब वो गर्म पानी आता है तो पानी का जो टेम्परेचर हैगा वो एक सही हो जाता हैगा। किसान भाइयों, मछलियों में कुछ बीमारियों का प्रकोप भी होता है, जिसकी वजह से मछलियां तेजी से मरने लगती हैं। तो ये किसान अपनी मछलियों को रोगों से बचाने के लिए क्या करते हैं, आइए जान लेते हैं। और किसान भाइयों अगर हमें लगता भी है कि हल्की सी बीमारी वगैरह भी आ रही है, तो हम नमक का जो हैगा इस्तेमाल कर सकते हैंगे। नमक का जो खड़ा नमक जो आता हैगा उसको हम लोग जो है किसान भाइयों उसको पहले घोल लेते हैंगे, और किसान भाइयों मैं जो हूँगा उसको घोल के और उसके बाद फिर उसको तालाब में डलवा देता हूँ उसके अंदर। और किसान भाइयों जैसे कि थोड़ी कोई हल्की फुल्की अगर बीमारी है, तो उस अगर हल्की सी बीमारी आती है किसान भाइयों, तो उसके लिए क्या होता हैगा कि हम लोग जो इस्तेमाल करते हैंगे वो नमक के साथ पोटेशियम परमैंगनेट इस्तेमाल करते हैंगे, जिसके दोनों को साथ मिला के हम छिड़काव कर देते हैं पानी के अंदर। और इससे क्या होता है किसान भाइयों जो भी बीमारी वगैरह जो फंगल वगैरह आने वाली होती है बीमारियाँ, वो उससे कंट्रोल हो जाती हैं आसानी से, और मछली जो हैगी स्वस्थ रहती हैगी। भाइयों इसके अंदर जो हैगा मछली पालन के ऊपर भी काफ़ी हमें सब्सिडी वगैरह मिलती हैगी। इसकी जानकारी के लिए सीधा हमें अपने जो फिशरीज डिपार्टमेंट है उन्हीं के पास जाएं और किसी भी बिचौलिए के चक्कर में ना पड़ें। किसान भाइयों हमें जो हैगा फिशरीज डिपार्टमेंट से अपनी योजनाओं के बारे में मालूम करना चाहिए। और किसान भाइयों जो इसके अंदर हमें सब्सिडी मिलती हैगी वो महिलाओं पे ज़्यादा मिलती है। महिलाओं के ऊपर है 60%, और पुरुषों के नाम से अगर आप उसको फर्म का उसको करवाएंगे, अगर आप सब्सिडी करवाएंगे तो उनको 40% का अनुदान मिलता हैगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। यदि आलू की बात करें तो इसकी खेती प्रदेश में बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है। किसान भाइयों, यदि आप भी आलू की खेती करना चाहते हैं तो वर्तमान समय इसकी बुआई के लिए उपयुक्त है। तो आप आलू फसल का अधिक उत्पादन लेने के लिए किस तरह से करें इसकी उन्नत तकनीक से बुआई, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह। आलू सब्जियों में एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है, और आप जो किसान भाई आलू की खेती करते हैं तो ये सबसे उपयुक्त समय है अक्टूबर से नवंबर के बीच में आलू लगाने का। प्रथम तो ये है कि हम अपने खेत की तैयारी करें। इसके लिए दोमट, बलुई दोमट, जिसमें बढ़िया जल निकास होता हो, पानी नहीं भरता हो, ऐसे खेत को
हम 2-3 बार जुताई करके पाटा लगा के अच्छा उसको भुरभुरी बना लेते हैं। किसान भाइयों, भूमि का चयन कर लेने के बाद बात आती है खेत की तैयारी की। तो इसके लिए सबसे पहले खेत की एक बार गहरी जुताई करें और बाद में 2 से 3 जुताई देशी हल या कल्टीवेटर से करें। साथ में अंतिम जुताई के समय खेत में 10 से 12 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह मिला दें और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारियों का निर्माण करें। और जहाँ तक बात आपके उर्वरक मैनेजमेंट की है, उर्वरक देने की बात है, तो इसमें करीब करीब 120 किलोग्राम नत्रजन, 100 किलोग्राम स्फुर और 100 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। कंद वाली फसलों में पोटास की हमेशा ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब इसमें अगर हम उर्वरक देने की बात करते हैं तो 3/4 नत्रजन और पूरी मात्रा स्फुर और पोटास की हम आधार खाद के रूप में खेत की अंतिम जुताई के समय बोने के पहले इसको डाल देते हैं। 1/4 जो हमारा नत्रजन बचता है उसके 2 भाग कर लेते हैं। पहला 20 से 25 दिन बाद सिंचाई के साथ में इसको यूरिया को दे देते हैं और बाद में जब 20 से 25 सेंटीमीटर का पौधा हो जाता है तब हम आखिरी इसमें नत्रजन का उपयोग करते हैं। अब किसान भाई इसमें 3 तरह की आती हैं, एक तो कम दिन में पकने वाली, एक मध्यम अवधि की और एक देर से पकने वाली। तो आप सब किसान भाइयों को पता है कि कम दिन वाली जैसे कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अलंकार, कुफरी बहार, कुफरी ज्योति, कुफरी लौकर, ये सब कम दिन वाली फसलें। दूसरी जो वैरायटी हैं जो सबसे ज़्यादा उपज देती हैं जैसे कुफरी बादशाह, चमत्कार, लालिमा, ये मध्यम अवधि की किस्में हैं। तो आप अपने परिस्थिति के अनुसार, अपने खेत के अनुसार, अपने फसल चक्र के हिसाब से आप इनका चयन कर सकते हैं। आलू के कंदों की हम बात करें, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें बीज कैसा होना चाहिए। तो एक बात आप समझ लें कि जो भी हम कंद लगा रहे हैं उसमें 2 से 3 आँख होनी चाहिए जिसकी डार्मेंसी ख़त्म हो, जो अंकुरण की स्टेज पे हों। इसका साइज़ या वज़न की जहाँ तक बात है तो 10 ग्राम से लेके 25 ग्राम तक, 40 ग्राम से ऊपर का नहीं होना चाहिए। कुल मिला के हम 1 हेक्टेयर में 20 से 25 क्विंटल आलू के बीज की आवश्यकता होती है। आलू का बीज अगर हम काट के लगा रहे हैं तो इसमें ख़ास तौर से फंजीसाइड से सीड ट्रीटमेंट करना बहुत आवश्यक है। आप सभी किसान भाई जानते हैं कि 3 ग्राम कार्बेंडाजिम और साथ में डाईएथेनम 45.2% के घोल से इसका हम शोधन कर लें, बीज का उपचार कर लें और फिर इसके बाद ही हम इसको खेत में लगाएं। आजकल बैल चलित प्लांटर भी आ गए हैं, ट्रैक्टर चलित प्लांटर भी आ गए हैं, या आप हाथ से जैसा भी आपके पास सुविधा हो उस सुविधा के हिसाब से आप इसको करके और बाद में उनमें मिट्टी चढ़ा के उसको रिस फरो सिस्टम में लाना पड़ेगा। किसान भाइयों, इसके अलावा आप आलू की बुवाई प्लांटर मशीन के द्वारा भी कर सकते हैं। इसके लिए खेत को भली भांति तैयार करके उपचारित आलू के कंदों को प्लांटर की बॉक्सों में डालें। ध्यान रहे कि जहां तक संभव हो आलू के समान आकार वाले कंदों का प्रयोग बुवाई के लिए करें। इससे मजदूरों की बचत तो है ही, साथ ही फसल की बढ़वार और उत्पादन भी अधिक मिलता है। इसमें कतार से कतार की दूरी करीब करीब 50 सेंटीमीटर के आसपास रखते हैं और पौधों से पौधों की दूरी करीब 15 सेंटीमीटर, कंद से कंद की दूरी 15 सेंटीमीटर के आसपास रखी जाती है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सिंचाई, जिस तरह से आपका खेत है, और मैंने आपको बताया कि रिस फरो में इसीलिए इसको बोया जाता है, पानी हम इसको फरोज़ में डाल के और करीब करीब 7 से 8 दिन, 1 हफ्ते के अंतराल में हम इसकी सिंचाई करते रहें, या जैसी ज़मीन हो उसके हिसाब से इसमें फ्रिक्वेंट इरिगेशन की आवश्यकता होती है। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। ग्वार के बीज में औषधीय गुण होते हैं। इसके कारण इसका बाजार में मूल्य भी अधिक मिलता है, जिससे इसकी खेती करने वाले किसानों को अधिक मुनाफा मिलता है। तो जिन किसान भाइयों ने ग्वार की फसल लगा रखी है, उनकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय फसल में कई तरह के कीट रोगों का प्रकोप होता है, जिससे फसल को काफी नुकसान होता है। तो किसान भाई ग्वार की फसल में लगने वाले कीट रोगों की सही पहचान करके नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस बारे में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर इरफान खान से। नमस्कार किसान भाइयों, आज अपन बात करेंगे ग्वार में आने वाले प्रमुख रोग और कीटों की। तो प्रमुख रोगों की अगर बात करें तो ग्वार में जो सबसे पहले रोग आता है वो है बैक्टीरियल ब्लाइट या जीवाणु झुलसा रोग। ये बैक्टीरिया जनित रोग होता है। इस जो रोग होता है उसकी पहचान के लक्षण होते हैं। पत्तों के ऊपर सबसे पहले लक्षण दिखाई देते हैं। पत्ते वो किनारे से मुड़ने लग जाते हैं और उनके ऊपर काले धब्बे दिखाई देते हैं। वो धब्बे आपस में जुड़ के एक साथ हो जाते हैं और पूरा जो पत्ता होता है वो काला पड़ जाता है। इस जो बीमारी है इसकी रोकथाम के लिए सर्वोत्तम यही है कि जो कॉपरऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम और स्टेप्टोसाइक्लिन 300 ppm का घोल बना के 7 दिन पे उसकी पुनरावृत्ति की जाए। दूसरा मुख्य रोग है वो है छाछा रोग या पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू जैसे इसके नाम से प्रतीत होता है, जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों के ऊपर सफ़ेद पाउडर है वो जम जाता है। जो सफ़ेद पाउडर है उसकी वजह से पौधा वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है और जो पत्तियां हैं वो भी मुरझा के काली पड़ जाती है और अंत में है वो गिर जाती है। इसके लिए जो सर्वोत्तम फंजीसाइड है वो है कोई भी सल्फर बेस्ड फंजीसाइड। जैसे आप जो घुलनशील सल्फर है उसका भी छिड़काव कर सकते हैं, या जो माइकोब्यूटानिल है 1 ग्राम प्रति लीटर उसका भी छिड़काव है वो सर्वोत्तम रहता है। इसी प्रकार बीमारियों में अगर ग्वार में बात करें तो बिजाई के उपरांत जो जड़ गलन की जो दिक्कत आती है वो भी ग्वार की एक प्रमुख है जो बीमारी है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि जब भी किसान भाई ग्वार लगाते हैं उसका बीजोपचार किया जाए। बीजोपचार जो कार्बेंडाजिम 50% वेटेबल पाउडर है उसके 2 से 3 ग्राम जो पाउडर है उसको प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीजोपचार करें। इसी प्रकार अगर खड़ी फसल में ये दिक्कत आ रही है, खड़ी फसल में बेविस्टिन की ड्रेंचिंग भी हो सकती है। बेविस्टिन के साथ साथ जो अन्य जो फंजीसाइड है जिसमें थायोफेनाइड मिथाइल 75% WP आता है उसकी भी 1 से 1.5 ग्राम के घोल की ड्रेंचिंग की जा सकती है। ग्वार हमारे प्रदेश में खरीफ की प्रमुख दलहनी फसलों में से एक है। औद्योगिक क्षेत्र में ग्वार की फसल बहुउपयोगी है। यही वजह है कि ग्वार गम का प्रदेश से निर्यात किया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्वार दलहनी फसल होने के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भी उपयोगी है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं फसल में लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में। जो मुख्य कीट हैं उनमें जो कीट है, जो सबसे पहला कीट है चेपा या अड़ जिसको बोलते हैं, ये साइंटिफिक भाषा में बोले तो एफिड। तो ये एक रस चूसक कीट है। जो रस चूसक कीट है ये पत्तियों के ऊपर, तने के ऊपर और जहाँ फूल निकलते हैं उनका रस चूस के रस चूस लेता है, जिससे क्या उनकी भी प्रकाश संश्लेषण की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। फलियाँ वो मुड़ जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी आती है और पौधा कमज़ोर हो जाता है। अंत में जो उत्पादन होता है उसमें वो किसान को नुकसान होता है। तो इसकी रोकथाम के लिए सर्वोत्तम यही है कि कोई भी नीम आधारित पेस्टिसाइड है, जैसे बाज़ार में नीम ऑयल है वो उपलब्ध है, या किसान अपने खेत स्तर पे भी नीम की पत्तियाँ, नीम की नींबुड़ियों का प्रयोग करके जो नीम बेस्ड जो इंसेक्टिसाइड है वो बना सकता है और उनका छिड़काव कर सकता है। अगर रासायनिक इंसेक्टिसाइड की बात करें या कीटनाशियों की बात करें तो इमिडाक्लोपिड 17.8 SL 0.8 ml प्रति लीटर के का घोल बना के उनको उसका छिड़काव हो और 10 दिन के बाद में उसकी पुनरावृत्ति हो। इसी तरह एसीफेट है, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। एसीफेट 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका घोल बना के वो स्प्रे किया जा सकता है। धन्यवाद।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सुहागी जिला जबलपुर के कृषक लोकेंद्र ठाकुर ने। यह सगंधीय फसल खस की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो लोकेंद्र ठाकुर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। खस एक औषधीय फसल है जिसे अंग्रेजी में वेटिवर के नाम से जानते हैं। इसकी इतनी खासियतें हैं कि इसे प्रकृति का अनुपम उपहार माना जा सकता है। हमें इस उपहार को सहेजने की जरूरत है। कुछ वर्ष पहले भारत में खस के ठट्टर काफी लोकप्रिय थे। लू के थपेड़ों से बचने के लिए दरवाजे और खिड़कियों पर खस के पर्दे लगाए जाते थे, जिसका आज भी प्रयोग एयर कूलर में किया जाता है। इसके अलावा जड़ों से तेल निकलता है। तेल का उपयोग महंगे इत्र, सुगंधित पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधनों और दवाइयों में होता है। कई जगहों पर ये घास अपने आप उग जाती है। ये हर प्रकार की मिट्टी में पैदा होती है और 21 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान वाले क्षेत्रों में आसानी से पैदावार होती है। इसकी खेती ठंड का मौसम छोड़कर सभी में कर सकते हैं, लेकिन बरसात में करना सबसे अच्छा होता है। अगर उपजाऊ मिट्टी है तो किसी खाद और उर्वरक के प्रयोग की जरूरत नहीं होती। यदि मिट्टी कम उपजाऊ है तो उस दशा में गोबर की खाद का प्रयोग करके उसके बाद रोपाई की जाती है। सी मैप लखनऊ से खस की कई उन्नत किस्में विकसित हुई हैं, जिसमें 6 महीने में तैयार होने वाली किस्म भी शामिल है। 18 महीने में तैयार होने वाली फसल से 1 एकड़ में 10 किलोग्राम तेल निकलता है, तो 1 साल वाली में से 8 से 10 किलोग्राम। वहीं 6 महीने की किस्म से भी 5 से 6 किलोग्राम तेल निकलता है। खस की उन्नत किस्में इस प्रकार हैं। इसकी रोपाई पुरानी फसल से स्लिप लेकर की जाती है। लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं। रोपाई के बाद फसल की विशेष देखरेख की जरूरत नहीं होती। किस्मों के अनुसार 6 से 18 माह पर आप इसकी खुदाई कर सकते हैं। अच्छी उपज और मौसम की मार से उपज को बचाने के लिए रोपाई ऐसे समय पर करें कि खुदाई का समय जनवरी या फरवरी में आए। गर्मी या बरसात में खुदाई करने पर आपको नुकसान हो सकता है। जहां तक उत्पादन की बात है तो 1 एकड़ एरिया से 4.5 से 5 कुंतल तक जड़ की उपज मिलती है, जिससे लगभग 7 किलोग्राम तेल निकाला जा सकता है। ये उपज 1 साल में तैयार होने वाली किस्मों का है। अन्य किस्मों की उपज कम या अधिक हो सकती है। तेल का बाजार भाव इस समय लगभग 15,000 रुपए प्रति लीटर है। इस तरह से 1 एकड़ में तेल से 1,05,000 रुपए तक आय होती है और इसकी खेती में लागत प्रति एकड़ 25 से 30,000 रुपए तक आती है। इस लागत का 80% खर्च तेल निकालने में ही होता है। इसकी खेती में तेल उत्पादन के अलावा तेल निकालने के बाद जड़ों का हैंडीक्राफ्ट उपयोग होता है। ऊपरी भाग पशुओं के चारे में उपयोग होता है और इसके फूल से अच्छी क्वालिटी का झाड़ू तैयार किया जा सकता है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अगर बाजार की सही व्यवस्था हो तो 1 एकड़ से लाखों की आय ले सकते हैं। इसकी खेती और बाजार व्यवस्था की अधिक जानकारी के लिए केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान लखनऊ में संपर्क कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।